नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में। देखिए दोस्तों, अपन ने भौतिक विज्ञान के रिगार्डिंग बहुत प्रकार के टॉपिकों के बारे में चर्चाएं करी थी। आज का अपना मेजर टॉपिक रहेगा मैग्नेट, चुंबक के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को वास्तव में पढ़ना क्या है और पहले के प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए अपन स्टडी कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कहाँ से। देखो, इस चुंबक की अपने आप में एक पुरानी कहानी मानी जाती है, एक प्राचीन कहानी है। इसके पीछे क्या, देखो, जो प्राचीन यूनान था, उस यूनान में मैग्नस नाम का एक गडरिया रहता था। कौन रहता था? गडरिया। वो गडरिया अपनी बकरियों को और भेड़ों को चराने के लिए एक छड़ काम में लेता था, उनको कंट्रोल करता था वो उस छड़ से, है ना। तो एक बार क्या हुआ, जैसे ही वो गडरिया किसी बड़ी चट्टान के पास में पहुंचा तो उसकी छड़ हाथ से गिर गई नीचे। जब वो उसको नीचे झुक के उठाने लगा तो उसको बहुत जोर लगाना पड़ा। कहने का मतलब क्या था, वो जो छड़ थी ना, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की कैप लगी हुई है, वैसे उस छड़ के नीचे कोई लोहे की बनी हुई टोप लगी हुई थी। तो वो लोहे की टोप को उस चट्टान ने अपनी ओर आकर्षित किया, तो उस गडरिये को अधिक बल लगाना पड़ा उस छड़ को खींचने के लिए। तब वो आश्चर्यचकित हुआ कि वास्तव में यहाँ पर कुछ आकर्षित करने का गुण है। उस स्थान को देखो, इस मैग्नस भाई साहब के नाम से उसको मैग्नेशिया द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नेशिया द्वीप। वहां के लोग अपने लकड़ी के बने हुए जूते पहनते थे और उन जूतों के जो तली में कीलें लगी हुई रहती थी लोहे की, वो सब भी क्या उस चट्टानों की तरफ क्या हो जाती थी? आकर्षित हो जाती थी। तो ऐसे ऐसे अपन ने क्या करा कि इसकी कहानी को जाना। इन देखो, सबसे पहले यदि अपन बात करें इस चुंबक के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है। देखो, मैं कुछ बता रहा हूं, कहानी बड़ी ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। प्राकृतिक रूप से उस चट्टान के रूप से जो सबसे पहला जो पत्थर चुंबक के रूप में पाया गया, उस पत्थर को नाम दिया गया क्या? लोडस्टोन। ये लोडस्टोन क्या है? वास्तव में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला चुंबक है। इसको कहा जाता है क्या? लोडस्टोन का मतलब आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो इसको लीडिंग स्टोन। क्या बोलोगे? लीडिंग स्टोन, या इसको बोल सकते हो किसी भी प्रकार का कोई मार्गदर्शक पत्थर। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक की अपन बात कर रहे हैं। देखो, इसी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक को अपन दूसरी भाषा में एक लोहे का अयस्क होता है। यदि आप लोगों को कोई पूछ ले कि चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या है, तब आपको लोहे के किसी अयस्क मैग्नेटाइट का नाम ध्यान में रखना है। किसका? मैग्नेटाइट। रसायन विज्ञान में बहुत प्रकार के अपन अयस्कों के बारे में पढ़ेंगे। अयस्क क्या होता है? जो नीचे भूमि से जो कच्चा पदार्थ निकलता है, जिसका प्यूरिफिकेशन करके फिर शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है। तो जो कच्ची सामग्री होती है उसको अयस्क कहा जाता है। और अयस्क देखो, इस मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है क्या? Fe3O4। कहने का मतलब क्या? इसमें फेरस और ऑक्सीजन, कहने का मतलब लोहा और ऑक्सीजन के अणु का अनुपात क्या हो गया? 3:4, 3:4। यदि कभी पूछ ले तो बता देना। तो चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट को ही अपन ने क्या कहा? इसका रासायनिक सूत्र कहा। और मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4। ऐसा ध्यान में रख लोगे आप लोग। अब देखो, ऐसा माना जाता है इतिहास में कि सबसे पहले चीनी लोगों द्वारा इस चुंबक का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। और वो इस्तेमाल जो हुआ था ना, वो एक प्रकार से लोडस्टोन के रूप में हुआ था, नौकायन के रूप में। कहने का मतलब चीनी लोग जब किसी समुद्री यात्रा पर निकलते थे तो मार्गदर्शक पत्थर के रूप में, दिशा सूचक यंत्र के रूप में इसका चुंबक का इस्तेमाल करते थे।
समझ रहे हो ना बात को। या जैसे सपोज करो कि जो चीन और मंगोलिया के बीच का उसमें जो गोबी रेगिस्तान है, गोबी मरुस्थल है, उसको पार करने के लिए भी लोग क्या इसी का उपयोग करते थे, लोड स्टोन का ही प्रयोग करा करते थे। या फिर एक चीनी भाषा में बहुत पुराना आख्यान है जिसको सम्राट हैंग ती की विजय गाथा कहा जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक भाई साहब थे, एक सम्राट थे, उनका नाम था क्या, हैंग ती। इनकी एक विजय गाथा है, वो विजय गाथा है क्या, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनो। कुछ देर ये इतिहास से संबंधित और इसके बेसिक से संबंधित बातें चल रही है, आपको हमेशा हमेशा के लिए कैच करना है इनको। देखो इस हैंगती की विजय गाथा किस प्रकार से थी चुंबक के अकॉर्डिंग, तो देखो इसके जो भी शिल्पकार हुआ करते थे, जिनको ऐसे मान लो आप आज की भाषा में जो इंजीनियर बोलते हो, उन इंजीनियरों ने एक रथ बनाया था, बहुत अच्छे से ध्यान देना, एक रथ का निर्माण किया और उस रथ के ऊपर एक प्रतिमा इस प्रकार लगाई जो घूम सकती थी। अब वो घूमेगी क्यों, उस प्रतिमा का एक हाथ हमेशा, उस प्रतिमा का एक हाथ हमेशा ऐसे किसी दिशा को सूचित करता था, उस दिशा का नाम था दक्षिण दिशा। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो क्या ये हैंग ती इसी अपने इंजीनियरों द्वारा, शिल्पकारों द्वारा बनाई गई इस रथ की सहायता से और उस पर लगी प्रतिमा की सहायता से, जिसका एक हाथ हमेशा किसी दिशा को, निश्चित दिशा को सूचित कर रहा था, दक्षिण दिशा को, उसकी सहायता से वो अपने जो भी दूसरा विपक्षी था उस अपनी सेना लेके उसके पीछे पीछे घने कोहरे में भी निकल गया। अब घने कोहरे में और अत्यधिक जंगलों में उसने अपनी सेना इसी लोड स्टोन की सहायता से और अपने इंजीनियरों द्वारा बनाई गई इस प्रतिमा की सहायता से उसने दुश्मन के जो ठिकाने थे वहां तक पहुंच गया और उसने विजय प्राप्त कर ली। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले चीनियों ने इस चुंबक का उपयोग किया होगा नौकायन के रूप में। समझ रहे हो ना बात को। ये थी कुछ बेसिक्स बातें इस चुंबक के रिगार्डिंग। अब अपन आगे देखो इसके सारे पॉइंटों के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सपोज करो मेरे पास क्या है, एक चुंबक का टुकड़ा है, इधर ध्यानपूर्वक तरीके से देखना आप लोग। और ऐसा माना जाता है कि किसी चुंबक के टुकड़े को स्वतंत्रता पूर्वक यदि आप कहीं लटकाओगे या कोई शांत पानी की सतह पर यदि उसको तैराओगे तो वो हमेशा दो दिशाओं में जाके रुकेगा, इन दो दिशाओं में, एन और एस, नॉर्थ और साउथ। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो क्या विज्ञान के डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है जो भी इस चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यदि अंदर की आप बात करो तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा ऐसे रहती है दक्षिण से उत्तर की ओर। और सपोज करो यहां पर मेरे बीच में क्या है, कोई इस चुंबक का कोई केंद्र होगा। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत ही अच्छी चीज है, हमेशा हमेशा के लिए कैच करनी है आप लोगों को। देखो जो इसके एन और एस मैंने जो बिंदु बनाए हैं इसको बोला जाता है, एन का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और एस का मतलब साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। सबसे ज्यादा किसी भी प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान इन्हीं दोनों ध्रुवों पर प्राप्त होता है। जैसे जी की वैल्यू थी ना पृथ्वी के लिए, वैसे इस चुंबक का भी केस चलेगा। अधिकतम मान क्या पृथ्वी के ध्रुवों पर, इसका अधिकतम मान चुंबक के ध्रुवों पर प्राप्त होगा। अब देखो यदि जैसे जैसे इन ध्रुवों से अपन बीच में, ये कोई क्या है पृथ्वी का, इसका सॉरी चुंबक का क्या है, ये केंद्र है। जैसे जैसे अपन ध्रुवों से केंद्र की ओर आते हैं तब इसके चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। ध्रुवों से यदि आप केंद्र की ओर आओगे तो कमी होगी। और यदि एकदम आप यदि केंद्र पे देखोगे, यदि एकदम आप केंद्र पे देखोगे तब ऐसा माना जाता है क्या कि इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है 0
और इसीलिए इसको कहा जाता है चुंबक के लिए क्या, किसी प्रकार का उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है इसको। क्या बोलेंगे अपन, न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे इसको, उदासीन बिंदु। समझ रहे हो ना बहुत अच्छे से। ये चुंबक के रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स बातें हैं। मैंने ऐसे कहा था आप लोगों को कि चुंबक के अंदर तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ऐसे रहती है साउथ से नॉर्थ की ओर। यदि आपको बाहर की तरफ बात करें तो ये चुंबकीय रेखाएं ऐसे जाती है, देखो ऐसे। समझ रहे हो ना बात को। अब की बार जाएगी उत्तर से दक्षिण की ओर। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। समझ रहे हो ना बात को। यदि काटेगी तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, काट रही है इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र विच्छेदित हो जाएगा, कहीं ना कहीं टूट जाएगा। ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो, यदि एक प्रकार की चुंबक के पास मैंने कोई दूसरे प्रकार की चुंबक लेके आया, कैसी चुंबक, एक और सेम एज इट इज ऐसी की ऐसी चुंबक मैंने कहाँ रख दी, यहां रख दी ऐसे, एन और एस, नॉर्थ साउथ। देखो भैया, जब जब चुंबक का ये एक प्रकार का चुंबक, ये दूसरे प्रकार का चुंबक, इस चुंबक का ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, और इस चुंबक का कौन सा उत्तरी ध्रुव, असमान प्रकार के ध्रुव हो गए ना। जब जब ऐसे असमान प्रकार के ध्रुव होते हैं तब ये चुंबक एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। यदि आपने गलती से इसको उल्टा कर दिया, आपकी बार ऐसे कर दिया, साउथ के साथ में साउथ पोल लेके आओ, है ना, और नॉर्थ को भेज दो आप इधर, तब असमान प्रकार के यदि इसके पोल्स हो जाएंगे, तब ये चुंबक के जो दोनों चुंबक हो गए वो कहाँ जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो भैया, यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि इस पृथ्वी का चुंबक के साथ में जो रिलेशन है, कहने का मतलब क्या, पृथ्वी के लिए इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव अपनी पृथ्वी पर कहाँ माना जाता है, तो हमेशा के लिए ध्यान में रखना, ये पृथ्वी के लिए उत्तरी कनाडा में, कहाँ पर है इसका उत्तरी ध्रुव स्थित, उत्तरी कनाडा में है। और यदि आप लोगों को इसके दक्षिणी ध्रुव के बारे में पूछे तब आप लोग बता देना कि इसका दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है। समझ रहे हो ना बात को। ये ध्रुवों से रिलेटेड बात हुई, चुंबक से रिलेटेड बात हुई, ऐसा आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ऐसे हो गया कि चुंबक के लिए इसके ध्रुवों पर इसका मान सर्वाधिक हो गया, और ध्रुव से जैसे जैसे अपन बीच में आते हैं, केंद्र की ओर आते हैं, तब इसका मान कम होता जाता है, और एकदम केंद्र पर इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, उदासीन बिंदु कहा। समझ रहे हो। ऐसा चुंबक के रिगार्डिंग आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो, ये आपने किसी भी प्रकार का अपन ने चुंबक प्राप्त कर लिया। अब आगे की कहानी क्या कहती है अपने को देखो। यदि मैंने किसी एक प्रकार की चुंबक को, जैसे सपोज करो इसको 2 बराबर भागों में तोड़ लिया, तब आप सोचोगे क्या कि अब चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आएगी क्या। मैंने क्या करा, कहने का मतलब मैंने क्या करा, इसको ऐसे काट लिया 2 भागों में, यहां से मैंने ऐसे काट लिया, इसके 2 पार्ट बना लिए। तो 2 पार्ट बना लिए तो इसका ये मतलब हो गया कि इसके 2 बराबर भाग हो गए, और उन दोनों भागों के अलग अलग उत्तर और दक्षिण ध्रुव बनेंगे। अब समझ रहे हो ना बात को। काटने पर अब 2 उत्तरी ध्रुव प्राप्त हो जाएंगे आप लोगों को, और 2 दक्षिणी ध्रुव प्राप्त हो जाएंगे, और इस चुंबकीय क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले जितना आप लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त कर रहे थे, कहीं ना कहीं उतना का उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान अब आप लोगों को मिल जाएगा। ध्यान में रख लोगे ना ऐसा। अब देखो भैया, कुछ पृथ्वी के लिए चुंबकत्व की बातें करते हैं, तो आप लोगों को इतना पता चल गया कि ये पृथ्वी पर इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहां पर है अपनी पृथ्वी पर, तो कनाडा में, उत्तरी कनाडा में। समझ रहे हो ना। और यदि दक्षिणी ध्रुव की बात करें कि पृथ्वी पर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहां है, अरे पृथ्वी पे चुंबक पड़ी है क्या, पड़ी है। किस रूप में पड़ी है, तो उसकी अपन चर्चाएं करने वाले हैं। पृथ्वी पर इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में स्थित है। ऐसा ऐसा ध्यान में रख लोगे। देखो भैया, आप यदि आपने इसी चैनल पे ज्योग्राफी वाला सेशन यदि आपने अटेम्प्ट कर रखा है, अटेंड कर रखा है, तो आपने देखा होगा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी आप लोगों को, ज्योग्राफी बाय अजय दुबे सर, उसमें बहुत डिटेल्ड बताया गया है। मैं कुछ बेसिक्स बातें बता देता हूँ। जैसे सपोज करो क्या, ये अपनी पृथ्वी है, ये इसका मेन कोर हो गया क्रस्ट,
जिसको भूपटल कहा जाता है। ठीक है, इस भूपटल से जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे आपको इस प्रकार की कुछ परतें मिलेगी। इसको रसायन विज्ञान में डिटेल्ड बताऊंगा मैं। पहली परत का नाम यह है, दूसरी परत का नाम यह है और तीसरी परत का नाम यह है। देखो अब यहाँ से आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, कुछ लग रहा होगा, कुछ मिल रहा होगा। आप सोचोगे कि ज्योग्राफी कैसे आ गई बीच में, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा। इसका चुंबक का पृथ्वी के साथ में जो रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन के बारे में अपन चर्चाएं करने वाले हैं। तो देखो इसको बोला जाता है सियाल, इसको सीमा और इसको निफे। ये सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ऐसे ध्यान में रखना है। ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये वाला निकल और फेरस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं वही बता रहा था कि इस पृथ्वी तल से नीचे कहीं ना कहीं द्रवित अवस्था में ये निकल और फेरस पाया जाता होगा। समझ रहे हो ना बात को। और इसी निकल और फेरस, निकल और फेरस का मतलब निकल और लोहा है ना, Fe फेरस लोहा, जानते हो ना। इसी निकल और फेरस की द्रवित अवस्था के कारण इस निकल और फेरस में जो गति होती है, जिसको आप लोग बोल सकते हो विज्ञान की भाषा में संवाहक गति, इसी संवाहक गति के कारण आप लोगों को क्या मिलेगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसमें इस निकल और फेरस की पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, आंतरिक रोड में उत्पन्न निकल और फेरस की संवाहक गति के कारण, आपस में गति के कारण, जो दोनों द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं, द्रवीभूत क्रोड के रूप में पाए जाते हैं, इस संवाहक गति के कारण उनमें कुछ ना कुछ विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और जब किसी लोहे से होकर विद्युत धारा का आप प्रवाह करवाओगे, तब आप आगे अपन बहुत प्रकार के चुंबक बनाएंगे, तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वाले प्रभाव को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है। इसको बोला जाता है डायनेमो इफेक्ट, डायनेमो प्रभाव। क्या कहा जाता है इसको, डायनेमो इफेक्ट, डायनेमो प्रभाव। ध्यान में रख लोगे ना, ये पूछा जाता है। अब देखो भैया, मैंने ऐसे कहा कि निकल और फेरस कुछ ना कुछ क्या ठोस अवस्था में नहीं है, कुछ ना कुछ द्रवीभूत अवस्था में होंगे। तब आप कल्पना करो, आप खुद कल्पना करो क्या, कि चांद है, चंद्रमा, जिसमें ऐसा माना जाता है कि उसकी आंतरिक संरचना में कोई भी भाग द्रवीभूत, उसका कोई भी भाग नहीं है, द्रव अवस्था में कोई भी भाग नहीं है। इसका मतलब द्रवित भाग नहीं है चंद्रमा का, तो वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का चुंबकीय क्षेत्र, चंद्रमा पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कोर की संरचना के अनुसार, उसकी क्रोड की संरचना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा में कोई भाग द्रवित अवस्था में नहीं होता है। तो द्रवित अवस्था में नहीं होगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होगा। अब देखो, यदि अपन बात करें अपने ग्रहों के रिगार्डिंग इसी चुंबकीय क्षेत्र की, तो देखो जिस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक होगी ना, उसमें उतना ही अधिक मात्रा में शक्तिशाली, पर्याप्त रूप से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पाया जाएगा। तो मुझे आप लोग बताओ, यदि मैं ऐसे ग्रहों के केस में बात करूं, तो मुझे ऐसे बताओ, क्या पहले तो सबसे ज्यादा वाले का बताओ, मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूं कि सर्वाधिक घूर्णन गति किसकी होती है, तब सबको पता है क्या, बृहस्पति की। ध्यान में रख लोगे ना, बृहस्पति। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और सबसे कम घूर्णन गति किसकी होती है, कम घूर्णन गति वो होती है शुक्र की। तो शुक्र में इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र निम्न अवस्था में मिलेगा, बहुत ही कम अवस्था में मिलेगा। ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यदि आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए क्या, कि बताओ पृथ्वी, ऐसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र के लिए पूछे, ऐसे ये इसका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के अनुसार कहाँ विद्यमान है, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो संपूर्ण मानचित्र में। तब मैंने उत्तरी कनाडा और अंटार्कटिका जो आप लोगों को जगह बताई है, उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और चुंबक के लिए भी ध्यान में रखना कि कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा और कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। ऐसी चीजें हमेशा के लिए आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो भैया, दूसरे प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है क्या, इस अपनी पृथ्वी का भी कुछ ना कुछ एक्सिस है, इसके एक्स है ना, ऐसे ही चुंबक का भी तो कुछ ना कुछ एक्स होगा, जो नीचे पृथ्वी तल के नीचे कुछ द्रवित अवस्था में पाया जाता है, ऐसा माना जाता है ना। तो इन दोनों अक्षों के बीच में, फिर दोनों के भौगोलिक अक्षों के बीच में, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष
और चुंबकीय अक्ष के बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी बनेगा, कुछ ना कुछ कोण भी बनेगा, है ना, जिसको आप लोग नाम दोगे क्या, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, दिक्पात कोण, या ओनली डायरेक्टली इसको दिक्पात कहा जाता है। कहने का मतलब क्या, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच बनने वाले एंगल को अपन नाम देंगे, बनने वाले कोण को नाम देंगे दिक्पात कोण। और ये जो दिक्पात कोण का मान होता है ना, ये दिक्पात कोण का मान होता है 11.5 डिग्री। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये पूछ लिया जाता है मोस्टली, यदि आप लोगों को पूछे क्या कि चुंबक के लिए दिक्पात कोण का मान क्या होगा, तब इतना इतना बताना है। अब देखो, यदि आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा इस दिक्पात कोण का मान अधिकतम कहां पर होता है, तो जब अधिकतम की बात करें तो जो उच्च अक्षांश होते हैं, उच्चतर जो अक्षांश होते हैं, उच्च अक्षांश उन पे सर्वाधिक होता है। और यदि निम्न की बात करें कि निम्न कहां पर होगा, ये कम कहां पर होगा, तब आप लोगों को ऐसे बताना है कि ये कम विषुवत रेखा पर होता है। ध्यान में रख लोगे ना। और अपने इंडिया में, भारत में इसका मान कम होता है, समझ रहे हो ना, भारत में इस दिक्पात कोण का मान बहुत कम होता है। यदि आप लोग जानना चाहो तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके जो मुंबई में के रिस्पेक्ट से निकाला गया है, 0 डिग्री 41 मिनट से लेके 0 डिग्री 58 मिनट तक, इतनी सी वैल्यू होती है इस दिक्पात कोण की, समझ रहे हो ना। ये ऐसे ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो, ये दिक्पात कोण की बात आ गई। ये कभी कभार आप लोगों को ऐसे भी पूछा जाता है क्या, एक प्रकार का कोण आता है जिसको बोला जाता है क्या, नमन कोण। अब ये नमन कोण क्या आ गया, तो देखो किसी भी प्रकार की कोई भी चुंबकीय सुई होगी, यदि वो चुंबकीय सुई किसी भी क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल अक्ष के साथ में जो कोण बनाएगी, उस वाले कोण को आप नमन कोण, या दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हो क्या, आनति कोण। किसी भी नाम से पूछ लेता है, नमन या नति भी बोल देता है, इसको आ भी नहीं लिखता कभी कभार, नमन कोण या आनति कोण या नति कोण, समझ रहे हो ना। मोस्टली इसी नाम से पूछता है क्या, कि इस नमन कोण का मान बताओ कितना होता है। तो नमन कोण किसके बीच में बनेगा, जो चुंबकीय सुई होती है वो क्षैतिज अक्ष के साथ में जितना कोण बनाती है संतुलन अवस्था में, उसको बोला जाता है नमन कोण या आनति कोण। ध्यान में रख लोगे ना। इसका अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है, कितना होता है, 90 डिग्री। और यदि आप लोगों को विषुवत रेखा के केस में पूछे इसका मान, तब विषुवत रेखा पर बता देना आप लोग कितना होता है, 0 डिग्री। ये कुछ इस चुंबक के रिगार्डिंग बातें थी, बेसिक्स बातें जो मैंने आप लोगों के साथ में क्लियर करी। अब देखो, अब अपन क्या करने वाले हैं, ये जो दिक्पात मैंने जो बताया था, इस दिक्पात का मान पृथ्वी की घूर्णन गति के अनुसार चेंज भी होता रहता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखिए, कुछ बातें करते हैं आगे की चुंबक के रिगार्डिंग। देखो, कुछ मेजरमेंट मापन के रिगार्डिंग इस चुंबक से संबंधित बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है उनके बारे में ध्यान में रखना है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, मैं 3 प्रकार के मापन बताऊंगा और तीनों को ध्यान में रखना है। रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आप लोगों को, समझ रहे हो ना बात को। पहले प्रकार की जो चीज है वो है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। इस चुंबकीय क्षेत्र की अपन बातें करेंगे। तो देखो, डायरेक्टली मेजरमेंट मापन के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मापन किसमें करा जाता है, फिर अपन इस चुंबकीय क्षेत्र का पता भी करेंगे कि इसको कैसे मेजर करेंगे अपन। सबसे पहले देखो, यदि आप लोगों को ऐसे पूछे क्या कि एसआई पद्धति के अनुसार या एमकेएस पद्धति के अनुसार इसका मापन किसमें करा जाता है, तब डायरेक्टली जवाब देना टेस्ला। ये जो टेस्ला नाम है ये अमेरिका के इंजीनियर निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है। और यदि सीजीएस पद्धति में बात करें तब आप लोग बताना गॉस, बता दोगे ना। और फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पूछ लेता है वो आप लोगों को, तो ऐसे बता देना कि एक टेस्ला का मान
10⁴ गॉस के बराबर होता है। मैं जो कंटेंट बता रहा हूं अब डायरेक्टली कुछ चीजें ये आप लोगों को एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रखनी है ध्यान में, ठीक है। किसी भी प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण आप लोग कैसे करोगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे ज्ञात करोगे, इसकी दिशा से संबंधित बहुत प्रकार के वैज्ञानिकों ने कुछ समय पे अपने अलग अलग नियम दिए थे। उन वैज्ञानिकों में देखो, एक पहले प्रकार का नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पंच नियम। क्या कहा जाता है इसको, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पंच नियम, या इसको आप लोग कॉर्क स्क्रू नियम भी बोल सकते हो। कॉर्क स्क्रू नियम, इसकी सहायता से किसी चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा ज्ञात की जाती है। दिशा से संबंधित अलग अलग प्रकार के नियम है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। मेजरमेंट का मैंने डायरेक्टली बता दिया, यदि ऐसा ही एमकेएस पद्धति के अनुसार पूछे तब आप लोगों को टेस्ला बताना है, और सीजीएस पद्धति के अनुसार पूछे तब आप लोगों को गॉस बताना है, और दोनों में आंतरिक जो संबंध है उसके बारे में भी अपन ने चर्चाएं करी। अब देखो, इस नियम के अलावा एक भाई साहब आए, उस भाई साहब का नाम था फ्लेमिंग। उस फ्लेमिंग ने भी अपना क्या 2 प्रकार के रूल दिए थे। इसने क्या, फ्लेमिंग का ये रूल भी काम में आता है राइट हैंड रूल, और ये रूल भी काम आता है लेफ्ट हैंड रूल। ये दोनों प्रकार के रूल, 2 तो फ्लेमिंग के और एक मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पंच नियम या कॉर्क स्क्रू नियम, इसकी सहायता से किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जाता है। समझ रहे हो ना कि इसकी दिशा कौन सी है, उत्तरी है या दक्षिणी है, समझ रहे हो। अब देखो, दूसरे प्रकार की चीज को अपन कवर करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना आप लोग। दूसरे प्रकार की चीज है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस चुंबकीय फ्लक्स का कैसे करेंगे, वही सेम उसी वे में चलेंगे। एसआई पद्धति के अनुसार या एमकेएस पद्धति के अनुसार इसका मापन करा जाता है वेबर में, और सीजीएस पद्धति के अनुसार इसका मापन करा जाता है। डायरेक्टली ध्यान में रखना, मैं जैसे लिख रहा हूं उसी वे में पूछता है क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो, 1 वेबर का जो मान होता है, 1 वेबर का जो मान होता है वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ऐसा ध्यान में रखना है आप लोगों को। इन दोनों के बीच में संबंध भी ध्यान में रखना। तो कोई भी किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा, उसका एमकेएस और सीजीएस दोनों पद्धति में आप लोगों को पता होना चाहिए, वेबर और मैक्सवेल, और दोनों के बीच में कुछ संबंध है वो भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। देखो, इस चुंबकत्व से संबंधित, इस फ्लक्स से संबंधित एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था क्या, गाउस, या जिसको आप गॉस बोलते हो। इस गाउस भाई साहब ने अपना एक नियम दिया था, कार्ल फ्रेडरिक गाउस पूरा नाम था इनका, कार्ल फ्रेडरिक गाउस। इसने अपने नियम दिया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी बंद सतह होगा, उससे गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होगा ना वो 0 होता है। किसी भी बंद सतह से गुजरने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, कुल चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होगा, 0 होगा। ये इनके नियम का स्टेटमेंट था। ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है, रख लोगे ना। नेक्स्ट प्रकार की चीज आती है तीसरा मेजरमेंट में। ये 2 प्रकार की चीजें अपन ने करी। अब तीसरे प्रकार की चीज अपन करते हैं। देखो, चुंबक से संबंधित मापन। तीसरी चीज, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो भैया, यदि इसकी एसआई या एमकेएस पद्धति के अनुसार बात करें तब आप लोगों को बताना है एम्पियर प्रति मीटर, और यदि सीजीएस पद्धति की बात करें तब आप लोगों को बताना है क्या, ओर्स्टेड, ठीक है ना। ये एम्पियर प्रति मीटर और ओर्स्टेड दोनों के दोनों
ध्यान में रखने हैं। इस ओस्टेड भाई साहब ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार, चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किसने करा? ओस्टेड भाई साहब ने करा। ध्यान में रख लोगे ना। ऐसे ही देखो, क्या यदि आप लोगों को पूछ ले कि एक ओस्टेड का मान कितना होता है, तब आप लोगों को लगभग बताना है, लगभग 79 पॉइंट समथिंग होता है। आप लोगों को 80 ध्यान में रखना है, 80 एम्पियर प्रति मीटर। याद रख लोगे ना। ऐसे बेसिक से जो मेजरमेंट मापन से संबंधित छोटी छोटी प्रकार की चीजें हैं आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है। अब देखो, 3 प्रकार के मेजरमेंट मापन से संबंधित बिंदु पढ़ लिए आप लोगों ने। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, जितने भी प्रकार के अपने पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को अपन 3 तरीके से बांटेंगे चुंबक के गुणों के अनुसार, है ना। पहले मिनिमम गुण वाले, उसके बाद में अधिकतम गुण वाले, फिर सुपर जो सबसे ज्यादा चुंबक को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे पदार्थों को अपन अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। देखो भैया, तो चुंबक के गुण के अनुसार, चुंबक के आकर्षण के गुण के अनुसार, अट्रैक्शन के गुण के अकॉर्डिंग अपन पदार्थों को 3 प्रकारों से बांटा जाता है। यदि मैं आप लोगों को बोलूं कि पहले प्रकार का कौन सा है, तब ऐसे ध्यान में रखना, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय से मतलब क्या हुआ? देखो, बहुत प्रकार के उदाहरण बता रहा हूं मैं। जैसे देखो, बिस्मित, तांबा, सीसा, नाइट्रोजन, जल और NaCl सोडियम क्लोराइड। ये मैंने जो उदाहरण लिखे हैं इस प्रकार के पदार्थों से रिलेटेड लिखे हैं, जिनमें चुंबकत्व का गुण जो होता है वो क्या होगा? लो चुंबकत्व होगा, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र कम पाया जाएगा, जो किसी प्रकार के पदार्थों को कम आकर्षित करेंगे। समझ रहे हो ना। सिलिकॉन भी ले सकते हो आप, इसमें सिलिकॉन भी इसी कैटेगरी में आता है। दूसरे प्रकार के चुंबकीय पदार्थों की यदि अपन बात करें, तब उसमें आएगा अनुचुंबकीय पदार्थ, मतलब इनसे कुछ बेहतर, प्रतिचुंबकीय से कुछ बेहतर प्रकार के, जिनकी कैटेगरी ठीक होगी, जो चुंबक को थोड़ा बहुत अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ऐसे पदार्थों को बोला जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया आप लोगों का, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन मान लो, कॉपर क्लोराइड मान लो, कॉपर क्लोराइड, ये जो सारे हैं ये इनकी विशेषताएं अनुचुंबकीय की तरह ही होती है। तीसरे प्रकार के जो पदार्थ है उनको बोला जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ। और लोह चुंबकीय पदार्थों में पता है आप लोगों को क्या, ये इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिसमें छोटे छोटे चुंबक के, हर एक छोटे परमाणु में भी चुंबक के गुण पाए जाते हैं। हर जो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है ना, जिसमें भी चुंबक के गुण पाए जाते हैं, और ऐसे असंख्य हजारों प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं। चुंबकीय भाषा में उसको परमाणु नहीं बोल के एक दूसरा नाम दिया जाता है, क्या? डोमेन। समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। परमाणु अपन रसायन विज्ञान में बोलेंगे, छोटा सा छोटा चुंबकीय पार्टिकल होगा, उसको क्या नाम दिया? डोमेन का। ऐसे बहुत प्रकार के सैकड़ों लाखों क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। और एक, यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले कि एक डोमेन का आकार कितना होता है, इस डोमेन का आकार होता है, एक डोमेन की जब बात करेगा तब ऐसे बता देना, लगभग 1 mm के बराबर। कितना होता है? 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। और यदि एक डोमेन में लगभग चुंबक के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो एक डोमेन में लगभग चुंबक के परमाणु की संख्या होती है इतना 10⁻11 परमाणु होते हैं, इतनी ज्यादा संख्या होती है। समझ रहे हो ना बात। तो देखो, इस कैटेगरी में जो जिस प्रकार के जो पदार्थ आते हैं, अपने प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला लोडस्टोन, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। और दूसरे प्रकार का जो पदार्थ होता है ना, वो होता है ये पूछा जाता है बहुत बार। ये क्या है? एलनिको। इसको ऐसे लिखा, ये मिलेगा आप लोगों को नाम एग्जाम में, एलनिको। ये क्या है?
तो भैया ये अकेला नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत प्रकार के चीज़ों का मिश्रण होगा। देखो बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। इस Al से तो अपन ने क्या बना दिया, एल्यूमिनियम, N से निकेल, I से आयरन लोहा, और CO से कोबाल्ट, और इनके अलावा कुछ मात्रा में 1 2 3 4 तो ये चीजें होगी, और कुछ मात्रा में इसमें तांबे का चूर्ण भी होता है। समझ रहे हो ना बात को, है ना। यहाँ पे जो C आ रहा है ना, ये C कोबाल्ट और कॉपर दोनों को डिनोटेट कर रहा है। इन चीजों का उपयोग जो लोह चुंबकीय पदार्थों की भांति इस्तेमाल किए जाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। इनका लोडस्टोन, और आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि एल्निको, इन सब का जो उपयोग करा जाता है वो चुंबकीय सुई के निर्माण में किया जाता है। एल्निको सर्वाधिक बेस्ट है। मैं यहां पर इस एल्निको के आगे लिख देता हूं, यहां पर देखो, चुंबकीय सुई के निर्माण में, चुंबकीय सुई के निर्माण में, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये चीजें पूछ ली जाती है। तो देखो ये चुंबकीय सुई नाम आया तो ये एल्निको चुंबकीय सुई तो बनाएगा ही बनाएगा। इसके अलावा भी बहुत प्रकार की चीजों में काम आता है। अपन 2 प्रकार से चुंबक बना सकते हैं। देखो एक तो क्या होता है, अपने पास में स्थायी प्रकार की चुंबक होती है जो लंबे समय तक चलती रहे, समझ रहे हो ना, तो उसको बनाएंगे तब भी अपन किसी न किसी चीज को काम में लेंगे। और एक प्रकार की चुंबक होती है जिसको बोला जाता है क्या, विद्युत चुंबक, वो बनाएंगे तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ चीजें काम में ली जाती है। तो मैं देखो यहां पर मेंशन कर देता हूं, यदि आप लोगों को परमानेंट मैग्नेट की बात करें, स्थायी चुंबक की, तब स्थायी चुंबक के केस में आप लोगों को क्या बताना है, देखो स्टील व नर्म लोहा। यदि इन दोनों की रिस्पेक्ट में आप लोगों को ऐसे पूछे कि दोनों में से बेहतर कौन सा है, तब आप लोगों को हमेशा बताना है कि स्टील, स्थायी चुंबक के निर्माण में स्टील का उपयोग किया जाता है। और इनके अलावा भी जो मैंने यहां पर अभी लिखा, ये भी काम में आएगा, एल्निको भी काम में आएगा। इसके अलावा इसमें कोबाल्ट स्टील भी काम में आएगा। ध्यान रखना, ऐसे नाम पूछ लिए जाते हैं बहुत प्रकार से, है ना। और एक और नाम आता है इसमें, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, टिकोनल। इसका भी इस्तेमाल स्थायी चुंबक के निर्माण में किया जाता है, टिकोनल। समझ रहे हो ना बात को। और दूसरे प्रकार की जो चुंबक आती है उसको बोला जाता है, देखो क्या, मैं इस स्पेस में मेंशन कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, विद्युत चुंबक। उस विद्युत चुंबक की यदि आप लोगों को बात करें हो तब डायरेक्टली जवाब दे देना, क्या, नर्म लोहा इस्तेमाल किया जाता है विद्युत चुंबक के निर्माण में। समझ रहे हो ना बात। ये कुछ चुंबक के रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स बातें थी जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करी। देखिए अब अपने को करना क्या है कि अपन ने इतनी देर जो जिस चुंबक के बारे में स्टडी करी है उसको अपन ने क्यों पढ़ा, अपने डेली लाइफ में कहाँ काम आ रही है ये चुंबक, मतलब चुंबक से रिलेटेड चुंबक के उपयोग, और कुछ चुंबक का टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में कुछ बातें करेंगे कि अपन और कहाँ भारत सरकार भी इसको काम में लेती होगी, क्या कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे रही होगी। देखो देखिए चुंबक के यदि उपयोगों की बात करें कि कहाँ कहाँ ये चुंबक काम आएगी, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। तो सबसे पहले जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा करते हैं, क्या, मेडिकल चिकित्सा पद्धति की एक जांच होती है जिसका नाम होता है MRI। नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है इसको, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्यों पढ़ रहे थे अपन, आप सुना होगा आप लोगों ने नाम, है ना। MRI करवाई है मैंने, CT स्कैन करवाई है, ये करवाया है, वो करवाया है ना। तो जो MRI होती है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें देखो नाम में M का मतलब ही मैग्नेट आ रहा है, और अपन आज का चैप्टर ही अपना मैग्नेट ही था, तो कहने का मतलब उसमें कहीं ना कहीं काम आती होगी वो, है ना। और एक जांच होती है आप लोगों की जिसको बोला जाता है EMG, और इस EMG का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रो मायोग्राफी। ये 2 प्रकार की जांचों में मेडिकल चिकित्सा पद्धति में ये इस्तेमाल करी जाती है।
और सबसे ज्यादा आजकल इनके अलावा मेडिकल चिकित्सा पद्धति के अलावा जो आजकल आप लोग एटीएम या बहुत प्रकार की जो भी डेबिट कार्ड काम में ले रहे हो, है ना, उस डेबिट कार्ड पर भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें उस यूजर की इंफॉर्मेशन होती है। समझ रहे हो ना। और एटीएम का पूरा नाम आप लोगों को सबको पता ही है ना। सबको बताना कमेंट बॉक्स में, जिसको आप इस्तेमाल करते हो डेली लाइफ में रोजाना, उसके बारे में बताना है। और जो आप लोगों की कंप्यूटर मेमोरी होती है, कंप्यूटर जो मेमोरी होती है, उस कंप्यूटर मेमोरी के निर्माण में आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। जितने भी प्रकार की रीड राइट मेमोरीज होती है, ये रीड राइट मेमोरीज और जो परमानेंट मेमोरीज होती है, उनके निर्माण में पहले आपने जैसे देखा होगा कि जो कैसेट डालते थे उसमें आपको कुछ रील चलती हुई सी दिखती थी, है ना, वीडियोग्राफी करते थे तब, है ना। आजकल भी ऐसा जो पुराने टाइप की जो कैमरा है, वैसे तो युग डिजिटल आ गया है, आजकल वो सारा सिस्टम बंद हो गया है, लेकिन आपने देखा तो होगा जो टेप होती थी ना, जो रील होती थी, वो मैग्नेटिक टेप कहा जाता था, है ना। वो मूवीज की रिकॉर्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता था। समझ रहे हो ना। या फिर जैसे आप लोग मान लो डेली लाइफ में आप लोग जैसे इलेक्ट्रिक जो बेल होती है, विद्युत घंटी घरों में अपन काम में लेते हैं, उसमें भी मैग्नेट का उपयोग होता है। अपनी विद्युत मोटर में भी होता है, अपने पंखे में भी होता है, रेडियो में भी होता है, टीवी में भी होता है, और वॉशिंग मशीन में भी होता है मैग्नेट चुंबक का उपयोग। समझ रहे हो ना आप लोग। या जो अपने घरों में जहां से होकर लाइट आती है ट्रांसफॉर्मर, उस ट्रांसफॉर्मर की कोर में, उसकी क्रोड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टेलीफोन के रिसीवर में भी इसका, डायफ्राम में भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता होगा। अच्छा, अपना जो स्पीकर आता है, स्पीकर, उस स्पीकर में भी कहीं ना कहीं चुंबक का इस्तेमाल होता है। आप लोग कोई पुराना स्पीकर कोई छत पे पड़ा हो, उसको तोड़ ताड़ के देखना, कहीं ना कहीं चुंबक निकलेगी उसके अंदर से। समझ रहे हो ना। जो जैसे सपोज करो जो इलेक्ट्रिक क्रेन होती है ना, विद्युत क्रेन, वो जैसे कोई लोहे की भारी वस्तु है तो उसको उठाने के लिए चुंबक का उपयोग उसमें भी करा जाता है। और सपोज करो गलती से आपकी आंख में कोई लोहे का पार्टिकल चला गया हो, तो उसको आप कैसे निकालोगे? चुंबक की सहायता से ही निकालोगे ना। हाँ, तो उसको भी निकाला जाता है। और दिशा सूचक यंत्र के रूप में तो बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है, उसमें तो अब भी चल रहा है, वहां भी इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता होगा। इस विद्युत और चुंबक, इन दोनों का एक साथ मल्टीपल विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है ना, एक नाम बता रहा हूं आप लोगों को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके नियम एक भाई साहब ने दिए थे, जिनका नाम था क्या? माइकल फैराडे। और कब दिए होंगे? लगभग ये बात है 1831 की, 1831 में। और इसी भाई साहब ने विद्युत अपघटन के नियम भी दिए थे। किसके नियम दिए थे? विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियम भी इन्होंने दिए थे, माइकल फैराडे ने। ध्यान रखना, यदि आप लोगों को विद्युत और चुंबक दोनों का मिश्रित कंसेप्ट पूछे कि इनके नियम किसने दिए थे, तब भी माइकल फैराडे बताना है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बता देना, और विद्युत अपघटन के नियम पूछे तब भी 1831 में माइकल फैराडे द्वारा दिए गए थे। ऐसा ऐसा आप लोगों को बताना है। अब देखिए, बहुत प्रकार की मैग्नेट के बारे में पढ़ाई करने के बाद में मैं आप लोगों को ऐसे बोल रहा हूं क्या, कि किसी प्रकार की कोई भी चुंबक होती है ना, भले वो चुंबक का कोई भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो, भले अनुचुंबकीय हो, भले लोह चुंबकीय पदार्थ हो, यदि उस चुंबक को आप लंबे समय तक काम में नहीं लोगे, या फिर उसको तेज हथौड़े से पीटोगे, या फिर उसको गर्म करोगे, तो गर्म करने से, पीटने से और लंबे समय तक काम में नहीं लेने से चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब, ऐसे क्वेश्चन आएगा आप लोगों के, यदि किसी चुंबक के तापमान को बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय गुणों के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया, तापमान बढ़ाओगे तो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? देखो, यदि अपन इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऐसे मान लो, जैसे सपोज करो क्या, यदि भारत में अपने दक्षिणतम बिंदु त्रिवेंद्रम से उत्तर में गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर है ना, यदि त्रिवेंद्रम से लेके
जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग तक यदि बात करें अपन, तो लगभग भारत सरकार की 1 दर्जन लगभग 12 ऐसी वेधशालाएं हैं जो चुंबक पे आधारित है। समझ रहे हो ना। और यदि आप लोगों को यूं पूछे, क्या मैं कुछ पार्ट रप कर देता हूं यहां से, इधर देख लो कि जो भारत का भू चुंबकत्व संस्थान है, मतलब भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान, क्या बोल सकते हैं इसको अपन, IIG, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना है वो 1971 में की गई थी। और यदि आप लोगों को पूछे कि जो पहला जो औपचारिक इसका जो ऑफिस या कार्यालय बनाया गया था, ये मुंबई के पास कोलाबा और अलीबाग में बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था ये? मुंबई के पास कोलाबा, जगह का नाम ध्यान में रखना, और अलीबाग, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इनके अलावा भी बहुत प्रकार की और भी सौर वेधशालाएं भारत में काम करती है। ये देखो, ये जो IIG डिपार्टमेंट है ना इंडिया का, ये IIG डिपार्टमेंट आप लोगों की ONGC को और इसरो को सेवाएं देता है। ये बताता रहता है कि नया ये अपडेट चल रहा है चुंबक के रिगार्डिंग, जो नई नई खोजें होती है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC को और इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को सेवाएं देता है। और यदि वर्तमान समय की बात करें फिलहाल की, तो अब भारत का गंगोत्री नामक एक स्थायी केंद्र है। किस नाम से है? गंगोत्री के नाम से एक स्थायी केंद्र है। ऐसा ध्यान में रखना है। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज की क्लास यहीं पे हुई समाप्त। ये था आज का चुंबक से रिलेटेड छोटा सा पोर्शन, छोटा सा पार्ट। आगे के वीडियो तक के लिए आप सभी लोग बढ़िया मस्त रहे, व्यस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लगे रहे। थैंक यू वेरी मच।